नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 247 हमारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। कैसे क्या रहेगा सेशन डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है मेरे भाई, जितना मैक्सिमम वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ यार शेयर करना स्टार्ट कराइएगा। ओके, और जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं ना प्लीज़ यार शेयर करना स्टार्ट करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का काफ़ी शानदार मोटिवेशनल कोट है, ट्राई टू बी अ लिटिल बेटर एवरी डे। मतलब लोग क्या सोचते हैं ना कि आज का टाइम ना, मतलब बहुत सारी चीजें आपको ना इंस्टेंट मिलने लगी हैं। ओके, इंस्टेंट कुछ भी खाना होता है, इंस्टेंट चीज अवेलेबल हो जाती है, तुरंत स्विगी से या कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग। ओके, इवन चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, बट हर चीज ऑल आर नॉट बी, हर जगह हर चीज नहीं इम्प्लीमेंट होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें आने लगती है जहन में कि हाँ यार ये भी ना मुझे, मतलब मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो मुझे सिलेक्शन कल ही मिल जाए, कैसा ना कैसा मैं कल ही सब कुछ बन जाऊं, या 10 दिन में बन जाऊं, 1 महीने में बन जाऊं, या एक मतलब इस तरीके का होते हैं थॉट। बट उसको लेकर उसके उसके पैरेलल एक और चीज की जरूरत होती है, और वो होता है आपकी तैयारी, होता है आपकी प्रिपरेशन। ओके, और वो होता है आपका समय, सही समय पर सही समय देना। ओके, समझिएगा बात को। ओके, और ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरत ये होती है कि जब आप कभी भी कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसकी एनालिसिस भी करते रहिए। आप जैसे अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, या आप डेली कोई भी टास्क कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि उसमें हर दिन सोचिए कि मुझे बेस्ट करना है, लेकिन हर दिन ये जरूर सोचिए कि कल से बेहतर करना है। ओके, हर दिन ये जरूर सोचिए कि कल से बेहतर करना है, कल जो किया उससे बेहतर आज करना है, परसों जो करना है मेरे भाई उससे बेहतर करना है। अभी तो भगवान के शुक्रगुजार मानिए, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं बीइंग ए स्टूडेंट। जब एक बार समय निकल जाता है और तैयारी जॉब के साथ करनी पड़ती है, बड़ा टफ हो जाता है। जॉब के साथ चीजों को मैनेज करना टफ हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट कर भी रहे होंगे, मैक्सिमम एस्पायरेंट कर भी रहे होंगे ऐसा। ओके, लेकिन मैं तुम लोगों को कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास अभी भी वक्त है और निकाल पा रहे हो, चीजों को मैनेज कर पा रहे हो, तो कोशिश करिए इसमें जान फूंक दीजिए अपनी पूरी की पूरी, अपना समय दे दीजिए, परवाह ना करिए अपने कंफर्ट की और आगे बढ़िए। शायद मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये शुरू के वक्त ऐसा लगेगा बहुत टफ है, लेकिन उसके बाद जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो यही वक्त का आप लोग आगे दूसरों को हवाला दिया करेंगे कि वो वक्त एक, वो दौर एक कुछ और ही था, उस दौर की तो कोई बात ही थी, उस दौर में हम ये करते थे, उस दौर में हम ये करते थे, स्थितियां ये रही थी। कभी किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हो तो वो कौन सा दौर बताता है? वही तो बताता, वो स्ट्रगल वाला फेज बताता। देखो मैं ये करता था, मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैं इतने बजे उठता था। तो ये जो आप जिस फेज में हो ना, ये मानकर चलिए आगे की आपकी स्टोरी है जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो इस स्टोरी को दिलचस्प बनाइए। दिलचस्प बनाने के लिए कहीं ना कहीं दिलचस्पी आपको भी लेनी पड़ेगी। हर दिन बेहतर की तलाश में आगे बढ़िए। कल की अपेक्षा आज बेहतर करने का सोचिए। देखना चीजें आज नहीं तो कल बेहतर होंगी, बट होंगी जरूर। ओके, बट ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। सो गाइज, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Who has become first Formula 1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस विद विक्ट्री इन रशियन ग्रैंड प्री? ओके, तो कौन रूसी ग्रैंड प्री में जीत के साथ 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बने हैं? ओके, पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बने हैं। ओके, सो गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, लुइस हैमिल्टन। यहां पर मैंने ऑप्शन कुछ सोचकर सेट किए थे। अगर आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जितने भी ऑप्शन है मैंने ग्रैंड स्लैम रिलेटेड सेट किए हैं कि आपको 2021 के जितने भी ग्रैंड स्लैम है उनको रिवाइज करा पाऊं। तो ध्यान से समझना। डैनियल मेदवेदेव से लेकर सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले फोकस करेंगे लास्ट से। लास्ट में जो ये यूएस ओपन है इस पर फोकस करिएगा। जो ये यूएस ओपन है ये 2021 का जो रहा था, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था डैनियल मेदवेदेव ने, और ये जो डैनियल मेदवेदेव है ये रशिया के हैं। ओके, और वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? एमा रादुकानु ने। एमा रादुकानु ने, ये ब्रिटेन की है। एक बात और समझने की जरूरत है कि जो ये डैनियल मेदवेदेव है जिन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता था, रशिया के हैं, इन्होंने किनको हराकर यूएस ओपन का टाइटल जीता था? तो नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने, जो सर्बिया के हैं, ये टाइटल अपने नाम किया था। और एमा रादुकानु ने जो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है यूएस ओपन का, जो कि ब्रिटेन से हैं, इन्होंने लेहले फर्नांडिस। ओके, लेहले फर्नांडिस, शी इज फ्रॉम कनाडा, ये कनाडा के लेहले फर्नांडिस, इनको हराकर ये जीता था। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें याद रखेगा कि ऑस्ट्रेलिया, जो ये यूएस ओपन है, यूएस ओपन का जो मेन सिंगल का टाइटल है ये किसने जीता? तो भाई आंसर बनता है डैनियल मेदवेदेव ने। किनको हराकर? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। वीमेन सिंगल का किसने जीता था? एमा रादुकानु ने, जो कि ब्रिटेन की है, लेहले फर्नांडिस को हराकर कनाडा की है। अब इन तीनों में ना एक कॉमन चीज ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन, इन दोनों का मेन सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने।
ओके लास्ट वाला जो ये रहा है आपका यूएस ओपन, इसका मेन सिंगल का टाइटल जीता डेनियल मेदवेदेव ने, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बाकी जो वीमेन सिंगल है, वीमेन सिंगल में आप देखेंगे सबसे पहले नाओमी ओसाका ने जीता, फिर बारबोरा ने जीता, तीसरा एस ने जीता था एस्ले बाटी ने, और चौथा जीता था यहां पर एमा ने। ओके तो नाओमी ओसाका फ्रॉम जापान, बारबोरा फ्रॉम सेज रिपब्लिक एंड एस्ले बाटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड दोस्त एमा रादुकानु शी इज फ्रॉम ब्रिटेन। आई होप सो यार क्लियर होगा, ठीक है। कल का वीकली का एमसीक्यू का पीडीएफ कल बेटा आज मैं दूसरा पार्ट करा दूंगा 12 बजे, तो दोनों आपको एक साथ दे दूंगा, ठीक है। आज ही आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, मतलब 28 तारीख तक के करंट अफेयर उसमें ऐड होकर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ये लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने कौन कौन सी फॉर्मूला 1 रेस जीती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। प्लीज एक पेपर पे इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर है बहरेन, ओके बहरेन ग्रैंड प्री लुइस हैमिल्टन, पुर्तगीज ग्रैंड प्री, ओके जो पुर्तगीज ग्रैंड प्री है ये भी इन्होंने जीता। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से है तो ब्रिटिश ग्रैंड प्री भी इन्होंने जीता है, ब्रिटिश ग्रैंड प्री भी इनके नाम रहा था। इवन इसके अलावा मेरे दोस्त ब्रिटिश हो गया स्पेनिश, ओके। और ये नेक्स्ट आ गया हमारा रशियन, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से याद रख सकते हो, ब्रिटिश, स्पेनिश, रशियन, बहरेन एंड पुर्तगीज ग्रैंड प्री लुइस हैमिल्टन ने जीते। एंड लुइस हैमिल्टन जिस कंट्री से आते हैं वो यूके है, जिस टीम से आते हैं वो मर्सिडीज है, ओके ये जरूर याद रखना। इसके अलावा 3 नाम और याद रखने हैं, बाकी जितने भी हैं उनमें आंख बंद करके टिक लगा देना। मैक्स वर्स्टापेन, ध्यान से सुनो, मैं मैक्स वर्स्टापेन के याद नहीं करा रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैक्स वर्स्टापेन ने टोटल 8 जीते हैं। उन 8 पे फोकस नहीं कर रहा हूं मैं फोकस ये कर रहा हूं कि जितने लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं वो, और अदर जितने उन्होंने कौन कौन सा जीता। तो भाई एक नाम याद रखना सर्जियो का, सर्जियो पेरेज, ये नाम याद रखो, पहले तो नाम ही पकड़ लो ना, सर्जियो पेरेज। दूसरे का नाम है एस्टेबेन ओकॉन, ओके एस्टेबेन ओकॉन। तीसरा नाम है डेनियल रिकार्डो, ओके डेनियल रिकार्डो। तो सर्जियो पेरेज हो गया, एस्टेबन एकॉन हो गया, एंड तीसरा नाम हो गया यहां पर डेनियल रिकार्डो। अब इन्होंने कौन कौन से यहां पर जीते ध्यान से समझना। सर्जियो पेरेज इसने जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्री, ओके। एस्टेबन ओकॉन ने जीता है हंगरियन ग्रैंड प्री, ओके। और डेनियल रिकार्डो ने जीता बेटा इटालियन ग्रैंड प्री। तो ध्यान से समझना कौन कौन से हो गए, इटालियन ग्रैंड प्री डेनियल रिकार्डो, एस्टेबन ओकॉन हंगरियन ग्रैंड प्री, और अजरबैजान ग्रैंड प्री सर्जियो पेरेज ने। अभी और मुद्दे की बात है, तीनों के देश पकड़ने और तीनों की टीम पकड़नी है, ओके तीनों के देश पकड़ने, तीनों की टीम पकड़नी है। तो जो डेनियल रिकार्डो है, ये डेनियल रिकार्डो, इनकी जो टीम है भाई ये है मैकलेरन, और ये जिस कंट्री से आते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, बेटा वो है ऑस्ट्रेलिया। एस्टेबन ओकॉन, ठीक है, ये जिस कंट्री से आते हैं वो है फ्रांस। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर खुद से कर लेंगे, हाँ खुद से तो तुम बहुत कुछ कर लेते हो, ठीक है, इसे रिवाइज कर ले रहे, पढ़ ले रहे। एल्पाइन रेनॉल्ट, ओके एल्पाइन रेनॉल्ट। और सर्जियो पेरेज की बात करते हैं, ये भाई अपना मैक्सिको से और रेड बुल टीम से है, ठीक है। इतने को रट्टा मारी, इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो बाकी सारे कौन कौन से हैं आगे, मैक्स वर्स्टापेन ने जीते थे, बेल्जियन, ऑस्ट्रियन, डच, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन, इसके अलावा स्टीरियन, फ्रेंच, मोनाको, एमिलिया रोमाग्ना, ये सब मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीते गए हैं, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला ध्यान से देखना। A book tell story of 120 Indian soldiers who put up valiant fight against 5,000 strong Chinese military troops in 1962 Indo-China War. The Battle of Rizangla, okay, सिंपल है, The Battle of Rizangla, ये जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम क्या है, ठीक है। जो बैटल ऑफ रिजांगला है इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या, फटाफट बताइए मेरे दोस्त, तुम लोग इजीली बता दोगे इसका आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 कुलप्रीत यादव, ओके कुलप्रीत यादव। अब देखो एंजेलिना जोली के द्वारा भी कुछ एक किताब लिखी गई थी, नो योर राइट क्लेम देम, नो योर राइट एंड क्लेम देम, ओके नो योर राइट एंड क्लेम देम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनिएगा, नो योर राइट एंड क्लेम देम, इस पुस्तक का नाम रट लेना। दूसरा था यहां पर, अच्छा ये तो एंजेला जूली के द्वारा लिखी गई, इसके अलावा यार और कौन सी किताब है जरा बताइए। धीरा खंडेलवाल ने कौन सी लिखी है, हर्ष मेरीवाला,
ये तो मैरिको हर्ष, किताब का नाम भी क्या था, हर्ष रियलिटीज। इस किताब के ऑथर हर्ष साहब थे। हर्ष साहब के साथ रामचरण और थे, रामचरण। तो एक नाम तो रामचरण और हर्ष मैरीवाला, इन्होंने लिखी थी हर्ष रियलिटी, द मेकिंग ऑफ मैरिको। इस पुस्तक का नाम याद रखना। क्लियर है भाई? ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा और एक किताब जो कि रिलीज की गई थी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक किताब रिलीज की गई थी और उसके ऑथर का नाम था धीरा खंडेलवाल। ओके, इसका नाम था हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। तो धीरा खंडेलवाल क्लियर हो गया, कुलप्रीत यादव क्लियर हो गया, कुलप्रीत यादव द बैटल ऑफ रिजांगला, हर्ष मैरीवाला क्लियर हो गया, एंजेला जूली क्लियर हो गया। लास्ट बचता है मेरे भाई उदय भाटिया के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? बुलेट्स ओवर बॉम्बे। ओके, बुलेट्स ओवर बॉम्बे। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला देखिएगा। एक बुक जिसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। ओके, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इंडिया चाइना रिलेशन। इट इज ऑथर्ड बाय हुम? इट इज ऑथर्ड बाय निरुपमा यादव। इस पुस्तक को किसने लिखा? निरुपमा यादव के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अब यहां से भी एग्जामिनर आपसे एक ना एक सवाल पूछ सकता है कि भाई बाकी के जितने भी नेम हैं उनके नेम, मतलब ये नेम तो डेफिनेटली आपको गिवन होंगे ही, और उसमें पूछेगा कि ये फलानी किताब किनके द्वारा लिखी गई है। ओके, तो जैसे कि कावेरी बमजई के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई, उसका नाम है द थ्री खान्स। भाई रट्टा मार लेना, किताब से अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा मेरे भाई, ठीक है, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मतलब आएगा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इमरजेंस, इसको इतना मत पूरा पकड़ो, द थ्री खान्स पढ़ लो बस, द थ्री खान्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर बनेगा कावेरी बमजई। ओके, कावेरी बमजई। एक और किताब थी जो कि झुंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई थी, और इस किताब के ऑथर थे, मतलब इस किताब की नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ओके, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। तो झुंपा लाहिड़ी, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, कावेरी बमजई, ये द थ्री खान्स हो गए। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और किताब थी जो कि सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई थी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। स्वामी जी ने कौन सी किताब लिखी है? एनीवन एल्स, कोई बताएगा? स्वामी जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी है? सुब्रमण्यम स्वामी। सर, ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ओके, इसे प्लीज रट्टा मान लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए। अब ये ल्यूक कॉटेहिनो की कौन सी है? कोई मतलब मोहतरमा है और वो मतलब एक्ट्रेस है, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई और उसमें को ऑथर का नाम यहां पर ल्यूक रहा था, ठीक है। तो तमन्ना भाटिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तमन्ना भाटिया की एक किताब आई है, इसका नाम है बैक टू द रूट्स। ओके, और इस बैक टू द रूट्स पुस्तक में तमन्ना भाटिया, वर्ड याद रखना इनका नाम, तमन्ना भाटिया। ओके, तमन्ना भाटिया और ल्यूक कॉटेनो ने इस किताब को लिखा बैक टू द रूट। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 7 8 9 10 किताब रिवाइज हो गई। अगर पर डे 10 किताब का रिवीजन करेंगे तो खुद सोचिए किस लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन है ही नहीं, हम तो इतने स्मार्ट है कि हम तो किताब हो पत्र हो सब एक ही दिन बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा जरा तरीके से चलेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, WHO अनाउंस अपॉइंटमेंट ऑफ गॉर्डन ब्राउन एज अ WHO एम्बेसडर फॉर जर्नल ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। तो WHO ने गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आंसर बनता है ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये सिंपल है। अभी एक फॉर्मर जो पेसर है शॉन टेट, इनका नाम जरूर याद रखना, शॉन टेट। ओके, शॉन टेट। और ये जो शॉन टेट है ना, ये दोस्त पुडुचेरी के बॉलिंग कोच बन गए। जो पुडुचेरी क्रिकेट टीम है उसके बॉलिंग कोच बने हैं। आज एक क्रिकेटर ने भी रिटायरमेंट लिया है टेस्ट क्रिकेट से, शानदार क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है। ओके, इसके अलावा याद रखना एक यूएई का नाम भी, यूएई के एक क्रिकेटर है, इनके ऊपर 4 साल का भी प्रतिबंध आईसीसी के द्वारा लगा दिया गया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। इनका नाम है गुलाम सब्बीर।
चलो मैं तो एक एक देश का एक एक पॉइंट यहां पर बता रहा हूं जो अभी रिसेंट में न्यूज में रहा है, बट आप लोग देख सकते हैं यूएई और किन कारणों की वजह से न्यूज में रहा है, ऑस्ट्रेलिया और किन कारणों की वजह से न्यूज में रहा है। तो जितने भी कारण आपको पता है ना, सारे के सारे मेरे दोस्त एक जगह लिख लो। मतलब ये है कि अगर यूएई आ रहा है तो यूएई रिलेटेड पिछले 6 महीने की न्यूज का कंपाइलेशन आपके पास होना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो पिछले 6 महीने की न्यूज का कंपाइलेशन आपके पास होना चाहिए। इस इंतजार में मत बैठिए कि नहीं यार हम लोग एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे, ये मूर्खता होती है। तरीका सीखिए, तरीके सीखेंगे चीजें आसान बनेंगी। जब तरीका नहीं होगा तो चीजों में घिरे रहेंगे आप। तो कोशिश करिए चीजों को सीखने की। ओके, अमेरिका की बात करते हैं। अभी आप लोगों को एनपीसीआई पढ़ाया था मैंने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर ऑलमोस्ट रोज ही हम लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और हम लोगों ने एक फिजर्व पढ़ा था, फिजर्व इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो एनपीसीआई और फिजर्व इनकॉर्पोरेशन इन दोनों ने एक अभी समझौता किया था और दोनों ने साथ में मिलकर एक अभी प्लग एंड प्ले रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है एनफिनी। एनफिनी, ये एनफिनी लॉन्च किया था फिजर्व और एनपीसीआई ने मिलकर। गौर फरमाइएगा, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिजर्व इन दोनों ने मिलकर अभी एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। और ये जो फिजर्व है ये किस देश की कंपनी है? एनपीसीआई तो भारत की 2008 में बनी थी, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर, दिलीप असबेस के चेयरमैन हो गए। अभी फिजर्व कहा कि अमेरिका की कंपनी है। तो यूके क्लियर हो गया, ऑस्ट्रेलिया क्लियर है, यूएई क्लियर है, अमेरिका क्लियर है, उज्बेकिस्तान जरूर याद रखना। असल में जो एससीओ समिट अभी हुआ है 2021 वाला, चलिए ये तो बच्चे को पता होगा कि ताजिकिस्तान के दुशुनबे में हुआ था, ताजिकिस्तान के दुशुनबे में उसकी कैपिटल है। और जो 2022 का होगा, 2022 वाला समिट होगा, ये उज्बेकिस्तान में होगा और उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। ठीक है, समरकंद इज नॉट कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, कैपिटल इज ताशकंद। ठीक है, कैपिटल इज ताशकंद, बड़ी उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। उज्बेकिस्तान के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है, यहां से तो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है आपको। एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? डस्टलिक होती है सर, डस्टलिक एक्सरसाइज जरूर याद रखना। यूएई के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है? अमेरिका के साथ तो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, ठीक है, टाइगर ट्रंप, मालाबार का 25th एडिशन अभी गुआम में हुआ था। इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए इन सभी ने शिरकत की थी। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया, यूएसए, जापान इन सभी ने मेरे दोस्त इस शिरकत की थी। तो याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ये सारी एक्सरसाइज किसके साथ होती हैं? ये यूएस के साथ होती है। यूएई के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है उसमें डेजर्ट ईगल, गल्फ स्टार है। डेजर्ट ईगल एंड गल्फ स्टार। अच्छा, एक और एक्सरसाइज होती है इसके साथ, अगर कोई बता पाए, अगर याद हो मेरे दोस्त। ठीक है, डेजर्ट ईगल, गल्फ स्टार। बाकी के जरा होमवर्क में दे रहा हूं, यूके के साथ कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी, ढूंढिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ, डस्टलिक का बेटा सेकंड एडिशन रहा था, उत्तराखंड के रानीखेत में चौबतिया में रहा था। ठीक है, डेजर्ट ईगल, गल्फ स्टार। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज रही थी, अभी एक और एक्सरसाइज रही थी, याद आ रहा हो? थोड़ा सा भी धुंधला याद आ रहा हो? ओके, यूएई जायद तलवार, एक सेशन ले लूंगा मैं इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट रहा, देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्पल को क्रिएटर हु हैज लॉन्च न्यू स्पेस स्टार्टअप कॉल्ड प्राइवेटर स्पेस? एप्पल के सह निर्माता का नाम क्या है जिन्होंने एक प्राइवेटर स्पेस नाम से एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? क्या शानदार क्वेश्चन है वाला। ये स्पेस स्टार्टअप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसमें नाम हमारे सामने क्लियर है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, आंसर पे पहले टिक कर लेते हैं। इट इज ऑप्शन नंबर 4, स्टीव वॉजनियाक। ओके, स्टीव वॉजनियाक। अब जरा जितने भी ऑप्शन है उन ऑप्शन को अगर आप लोग खगा लेंगे तो आपके समझ में आएगा कि मैंने इसमें मेंशन किया है कि अभी रिसेंट में किसी ना किसी को किसी ना किसी पर्पज से कोई ना कोई अवार्ड दिया गया है। ओके, किसी ना किसी को किसी ना किसी पर्पज से कोई ना कोई अवार्ड दिया गया। अब कौन सा अवार्ड दिया गया है? एक सेकंड, ओके, बस सर एसबीआई पीओ जेईई टारगेट कौन सा बैच होगा? बेटा क्या देखो, जितने भी बिगिनर बच्चे हैं ना उन सभी को सजेस्ट मैं अभी आगे बताऊंगा अभी डिटेल में, वॉरियर बैच कंप्लीट कर लो भाई। वॉरियर 7.0 8.0 दोनों स्टोर पे कोई भी ले लो, 8.0 ले लो, अभी रनिंग में भी है वो बैच। और फाइनेंशियल अवेयरनेस अपना कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो स्टैटिक जीके के साथ। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर शेख हसीना जी की बात करते हैं। असल में शेख हसीना जी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो उन्होंने प्रगति करी है देश में, उसको लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ओके, यूनाइटेड नेशन का, ये यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं, इनको सम्मानित किया गया।
इसके अलावा 2021 का जो चेंज मेकर अवार्ड दिया गया बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन के माध्यम से, चेंज मेकर अवार्ड वो दिया गया फिरोज फैजा बीदर को। इट इज 2021 चेंज मेकर अवार्ड। ओके, 2021 चेंज मेकर अवार्ड, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। इसी के साथ एक और अवार्ड दिया गया था, दोनों साथ में थे, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है। और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किनको दिया गया है? साउथ अफ्रीका के। ओके, ठीक है, साउथ अफ्रीका की है फुमजिले मलाम्बो नगकुका, फॉर्मर यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल भी बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन वीमेन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, फुमजुले मलाम्बो नगकुका। इनको 2021 का, शी इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और इनको बेटा किससे? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये ऑप्शन क्लियर, ये ऑप्शन क्लियर, शेख हसीना क्लियर, ये क्लियर। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शैलेंद्र साहब की बात करते हैं, इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया? एनीवन, किसी को आइडिया? शैलेंद्र साहब को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? लास्ट से लास्ट हम लोगों ने वीकली एमसीक्यू में इनका नाम पढ़ा था, बताइए फटाफट से मेरे भाई। ओके, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। तो इंडियन बायोलॉजिस्ट है ये, भारतीय जीव विज्ञानी है, जिनको कि बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया था। 3 क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड टर्टल कंजर्वेशन स्पीसीज है, ओके, उनके लिए यहां पर इनको बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट, अ हाइट ऑफ 500 फीट, वर्ल्ड हाईएस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिरपाल सिंह, गुरबिरपाल सिंह टेक्स ओवर एज द 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। अब देखिए क्या मजेदार न्यूज आई है, एनसीसी के जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है उसके 34th डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? ओके, 34th डायरेक्टर जनरल, तो आंसर बनता है गुरबिरपाल सिंह। ओके, अब एनसीसी कब बना था सर? 15 जुलाई, 15th ऑफ जुलाई 1948 को, 1948 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन क्या, मोटो, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, नॉट टैगलाइन, मतलब यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता एंड अनुशासन। और जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए वो कौन है? गुरबिरपाल सिंह, गुरबिरपाल सिंह। इसे सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब जरा देखना, कुछ मैं यहां पर आपके सामने चीजें लिखता हूं, उसके उनके आपको पता होने चाहिए। जैसा कि अगर लिख रहे सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जनरल, ओके, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल, ओके, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, बीआरओ के, सीआईएसएफ के, ओके, इवन दोस्त इसके अलावा रॉ के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और आईबी के, इनके आपको हेड पता होने चाहिए। अब जैसे कि आईबी के हेड, अभी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, इनका नाम क्या है? अरविंद कुमार, डायरेक्टर अरविंद कुमार है, अरविंद कुमार, ठीक है। रॉ के कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सामंत गोयल, सामंत गोयल। अच्छा, सीआईएसएफ के कौन है यार? इनका नाम मैं भूल जाता हूं बार बार। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, जरा एक बार बताएंगे? बीएसएफ के पंकज कुमार है। हाँ ठीक है, बीएसएफ के पंकज कुमार होंगे, हम सीआईएसएफ पूछ रहे हैं, सब अलग अलग बनते हैं। चाचा चौधरी हैं। अरे जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या? सुधीर कुमार सक्सेना, सुधीर कुमार सक्सेना। इसकी लिस्ट दे चुका हूं तुम लोगों को मैं, सुधीर कुमार, पूरा कंपाइल वे में दी थी इसकी, सुधीर कुमार सक्सेना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? बीआरओ के राजीव चौधरी, राजीव चौधरी। आईटीबीपी के कौन है? इंडो, पहले बीएसएफ कहां रह गया? अच्छा बीएसएफ रह गया, ये बीआरओ था। बीएसएफ के कौन है? पंकज कुमार, पंकज कुमार सिंह, ठीक है। आईटीबीपी के कौन है मेरे भाई? संजय अरोड़ा, संजय अरोड़ा, ठीक है। एनएसजी के कौन है? एमए गणपति, एमए गणपति। सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। एंड सीआरपीएफ के कौन है? कुलदीप सिंह,
ठीक है, कुलदीप सिंह, इनका नाम जरूर याद रखिए, कुलदीप सिंह। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक नाम और पढ़ा था, जैसे अपने आर्मी के चीफ का नाम तो है मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, मनोज मुकुंद नरवाने, मतलब जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेवी के चीफ अभी वर्तमान में कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। लेकिन राकेश कुमार सिंह भदौरिया की जगह पर जो नए एयर चीफ मार्शल बनने जा रहे हैं, जो नए हेड बनने जा रहे हैं, उनका नाम क्या है? जो एयरफोर्स के नए चीफ बन रहे हैं, ओके, नए चीफ जो बन रहे हैं, अभी अप्रूव हो गए, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्त? डन, यहां तक सारी चीजें ओके? सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह लिख दिया ना, सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह। और कुछ बचता है तो वो बता देना। एवरीथिंग इज ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है? एक बार यस सर लिख देना। जुदिमा, होम मेड राइस वाइन फ्रॉम असम एंड सोजत मेहंदी फ्रॉम राजस्थान हैज बीन अवॉर्डेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अभी काफी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देखने को मिले। हमने मणिपुर से भी एक जीआई टैग, 2 जीआई टैग देखे थे, वहां के मुख्यमंत्री साहब ने अनाउंस किए थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक जीआई टैग अभी नागालैंड से देखा था, कोई नागालैंड का भी एक जीआई टैग रहा था रिसेंट में, इसी लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक और यहां पर आ गया, असम का तो आया है घर में बने राइस से, एक जुदिमा एक होममेड वाइन है, और दूसरा सोजत मेहंदी है जिसका नाम हैना है फ्रॉम राजस्थान। इन दोनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। इसके अलावा एक है कोकुम्बर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नागा कुकुम्बर, नागा कुकुम्बर। ये जो नागा कुकुम्बर है इसको अभी दिया गया है जीआई टैग नागालैंड। मणिपुर से एक ऑरेंज हम लोगों ने पढ़ा था यानी कि संतरा, और एक चिली यानी कि मिर्च पड़ी थी, उसका नाम था तमेंगलोंग, तमेंगलोंग, ओके, तमेंगलोंग ऑरेंज, जीआई टैग। और एक है सिरारा खोंग, है तई चिली, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, जीआई टैग। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिमेंबर्ड एग्जाम्पलरी रिवॉल्यूशनरी शहीद भगत सिंह ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद भगत सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी कब रही थी? इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। तो अभी इनकी दोस्तों 27 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी याद की गई थी। तो कोई एक सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये कहते हैं सर इस तरीके के, कभी हम लोग ना इसमें बहुत सारी जो जयंती वगैरह होती है उनको स्किप भी कर देते हैं। बट आप जो भी इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान हमेशा रखा करिए। ये हो सकता है शायद आप हर बार ना पढ़े करंट अफेयर में, लेकिन बट फिर भी इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। इंदिरा नूई की कल ये किताब न्यूज में रही थी, पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन काफी टाइम पहले हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पेप्सिको एंड सीईओ। ठीक है, और इन ऑन इनकी जो किताब न्यूज में थी, इसको लॉन्च किया जा रहा है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा, माई फैमिली इन लाइफ, माई फैमिली इन लाइफ, माई लाइफ इन फ्यूल, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इस पर फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट है यार दोस्त। ये मतलब मेरे को लगता है आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी अगर एग्जामिनर का मन करेगा इसको जरूर पूछेगा। देखिए हमारी कमेंट में टीम लगी हुई है और वो आप पे फोकस कर रही है और आपको बताना चाह रही है कि डबल वैलिडिटी आज चल रहा है मेरे भाई, और एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि दोस्त कल एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का। तो मेरी इस सेशन के बाद जस्ट 8 बजे क्लास भी लगी हुई है, तो आज और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कल से हम लोग एमसीक्यूज अपने रिज्यूम कर लेंगे। अब फोकस करना। राइडर कप, मैंने काफी दफा आपको बताया होगा राइडर कप के बारे में। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट दोस्त? इट इज रिलेटेड टू दी गोल्फ। ये आपका गोल्फ से रिलेटेड है, ओके। और यहां पर जो यूनाइटेड स्टेट नहीं है, इसने दोस्त इस राइडर कप को जीत लिया। असल में होस्ट भी इसी ने किया था, राइडर कप को होस्ट भी यूनाइटेड स्टेट ने किया था। इट वाज 43rd एडिशन, और इस राइडर कप को इसने यूरोप को हराकर जीता है। तो 2021 का जो राइडर कप रहा है, इसके विनर का नाम क्या? यूनाइटेड स्टेट। हराया किसको? यूरोप को। होस्ट किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट ने। नेक्स्ट कब होगा, मतलब जो नेक्स्ट 44th एडिशन होगा, इसके होस्ट कंट्री का नाम क्या है? ठीक है, जरा बताइए मेरे भाई। ठीक है,
ये जरा बताइएगा ढूंढ के मेरे को कि 44th कहां पर होगा। लिख देता हूं इटली, या तो हाँ या तो ना, अगर हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, ना है तो फिर कौन। ठीक है, नेक्स्ट देखना, योशिहिदे सुगा शिंजो अबे बने थे, प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, फिर उनकी जगह पे योशिहिदे सुगा आए थे। ये एग्जाम का क्वेश्चन बना था, यही डायरेक्ट पूछा था। ठीक है, योशिहिदे सुगा, आई थिंक सो एसबीआई क्लर्क मेंस का था लास्ट ईयर का। और इस बार यहां पर जापान के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं फूमियो किसिदा, इनको यहां पर देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो जापान जिसकी कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है। ओके, अभी इसने ओलंपिक पैरालंपिक को होस्ट किया है। इसी के साथ याद रखना जो ये फूमियो किसिदा हैं ये अब नए प्रधानमंत्री बन गए। एक बच्चे ने कल मेरे को मैसेज किया, सर क्या ये आसान आसान चीजें पढ़ा रहे हो, ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनती। हाँ मेरे भाई, एग्जाम का पार्ट नहीं बनती, बट एसबीआई क्लर्क में पूछ लिया था। योशिहिदे सुगा एक नंबर में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पूछ लेता है जो न्यूज में रहे हैं। तो प्लीज कोशिश करना, एक दिन में ये याद नहीं होंगे। आर्मेनिया, अल्बेनिया, जाम्बिया, ओके, हेती, इन सब में अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो आपको इतना ईजी नहीं है कि आप इसे पढ़ पाओ और इजीली चीजों को रिमेंबर कर पाओ। तो इसमें जरूरी है कि एक नोटबुक में एक पेज रखो, 2-3 पेजेस रखो, उन्हें उसमें लिख दो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, और वहां पर कोई भी देश है, जैसे आर्मेनिया है तो आर्मेनिया के जो पीएम और प्रेसिडेंट बने उनका नाम लिख लो अगर बने हैं तो। ओके, जैसे, और उसी के साथ पैरेलल उनकी कैपिटल और करेंसी याद करते चलो। तो इससे आपका क्या होगा, डेटा भी मेंटेन होता रहेगा, एक जगह पे डेटा आ जाएगा। और ये जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है जहां से एक क्वेश्चन बनता ही है, अगर आएगा तो आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा तो फिर तो वो एक अलग बात ही है। लेकिन अगर आना है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में से तो फिर उसमें से बाहर नहीं आएगा। तो प्लीज इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, अब जरा देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसने क्या किया है, इंडियन एयरफोर्स प्राउडली सेलिब्रेट इट्स 89th एनिवर्सरी ऑन 8th of October 2021। आप कहेंगे सर 8 अक्टूबर तो तब है, आज क्यों पढ़ा रहे हो भैया, न्यूज़ आज आ गई थी तो इसलिए आज पढ़ा दिए। असल में मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो ये तो तुम्हें रटा हुआ रहता है कि इंडियन आर्मी डे कब आ रहा है, ओके, इंडियन एयरफोर्स डे कब आ रहा है, इंडियन, ठीक है, इंडियन आर्मी डे, इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन नेवी डे कब आ रहा है, ये सब पता है। लेकिन जब बात होती है कि ये कौन सा एडिशन रहा था, वहां पर हम लोग फंसते हैं। और लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर एग्जाम में इसी का पूछा गया था, ये एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा था इसकी कौन सी एनिवर्सरी। तो लास्ट ईयर 88th एनिवर्सरी थी, इस साल 89th एनिवर्सरी। तो इंडियन एयरफोर्स प्राउडली सेलिब्रेट इट्स 89th एनिवर्सरी ऑन 8th of October। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स है वो अपना 89th एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट करेगा। अच्छा, जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो चेंज होने वाले हैं। अभी कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इंडियन आर्मी के कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, इंडियन नेवी के कौन है, नेवी के दोस्त एडमिरल करमबीर सिंह। ओके, मुझे ये बताइए दोस्त, इंडियन एयरफोर्स के जो नए बनने वाले उनका नाम क्या, क्या वीआर चौधरी हैं, यस और नो, वीआर चौधरी हैं क्या? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मुझे वॉरियर बैच लेना, कौन सा लूं बेटा, 8.0 ले लो। और अगर आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच लोगे तो फिर वॉरियर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा आपको। ठीक है, उसमें वॉरियर 7.0 मिल जाएगा, स्टैटिक जी के 2.0 मिल जाएगा, बात एक ही, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, वीआर चौधरी, वेल डन। नेक्स्ट, अब जरा देखिए, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, मेरा सवाल है आपसे, नेशनल मैरीटाइम डे कब आता है? ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे कब आता है, मतलब यानी कि जो भारत में सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब आता है? आज कौन सा डे है? आज सर थर्सडे है, तो लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। ठीक है, आई थिंक लास्ट ईयर 24 सितंबर को था ये, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। ओके, अपने को इसे याद रखना, पिछले को छोड़िए। लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाते हैं, और वर्ल्ड मैरीटाइम डे आज 30 सितंबर यानी कि लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर है, इस दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसका जो विषय है, इट इज व्हाट, इट इज सी फेयरर एट कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ओके, सी फेयरर एट कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, क्लियर है, शी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, क्लियर भाई। स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी के साथ यहां पर मिलकर इसके साथ मिलकर एसोसिएट करके एक ऑफिशियल एंथम लॉन्च किया है T20 वर्ल्ड कप का। असल में ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये वर्ल्ड कप होगा कहां पर सर? इसे होस्ट करने जा रहा है यूएई और ओमान। असल में ये जो पुरुष नहीं है मेरे दोस्त, मतलब मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं, आईसीसी मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं 2021 का। इसे यूएई ओमान होस्ट करेंगे। 2022 का जो मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप होगा इसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, और 2023 में दोस्त ये वीमेंस का वर्ल्ड कप होगा। ओके, महिलाओं का, वीमेंस का। और इस वर्ल्ड कप को कौन होस्ट करेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, साउथ
साउथ अफ्रीका, अरे वाह बहुत बढ़िया, ठीक है चलो क्लियर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए में रह गया है। लिव द गेम, एंथम ऑफिशियल एंथम लॉन्च किया गया, लिव द गेम। अब इसमें देखिए यहां पर कौन कौन है, विराट कोहली भी है, कैंपेन जो फिल्म फीचर इसमें इंडियन बैटिंग स्टार विराट कोहली का अवतार है, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, वेस्ट इंडीज के ऊपर केरन पोलार्ड है, बट अपने को इतना नहीं पूछेगा, वो पूछेगा यहाँ पर एंथम लिव द गेम। ओके क्लियर है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया। देखो पहली वाली गौर फरमाना दोस्त, व्हाट इज द नेम ऑफ जापान फॉरेन मिनिस्टर हु विल बिकम द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके जापान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, पूर्व विदेश मंत्री का नाम क्या है जो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्त सिंपल नाम है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 फूमियो किसिदा। ओके इनका नाम है फूमियो किसिदा, फूमियो किसिदा। अच्छा बाकी के जरा ऑप्शन बताइएगा, बाकी के जरा ऑप्शन, ठीक है ये पुष्कर सिंह धामी, श्याम श्रीनिवासन, रश्मि रंजन दास, ओके एंड टीवी नरेंद्रन, इनको क्या बनाया गया है। 1 मिनट यार, पुष्कर सिंह धामी ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं ये। श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ। रश्मि रंजन दास को यूनाइटेड नेशन जो टैक्स कमेटी है, ठीक है उसका मेंबर बनाया गया, यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी का। एंड टीवी नरेंद्रन को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका प्रेसिडेंट बनाया गया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। ओके क्लियर है ये। नेक्स्ट अगला सवाल देखना, यूनाइटेड स्टेट हैज वॉन 2021 राइडर कप बाय डिफीटिंग यूरोप। अमेरिका ने यूरोप को हराकर 2021 का राइडर कप अपने नाम कर लिया। 44th राइडर कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। देखो ये जो रहा था, ये जो राइडर कप था, इट वाज 43rd एडिशन। अब यहां पर बात हो रही है कि जो 44th राइडर कप होगा इसका होस्ट कंट्री कौन होगा, फटाफट बताइए। 44th राइडर कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। सिंपल है भाई, 44th राइडर कप आपका इटली में रहेगा, सिंपल समझना। 43rd राइडर कप कहां हुआ ये क्लियर होना चाहिए। 44th राइडर कप ये कहां पर होगा ये क्लियर होना चाहिए। 43rd का विनर कौन है, यूएसए ने यूएसए में ही यूरोप को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। राइडर कप इज रिलेटेड टू गोल्फ, ये क्लियर होना चाहिए। अब बाकी के जरा ऑप्शन देखना। अभी हम लोगों ने ओलंपिक देखा था, ओलंपिक में भी 2 ओलंपिक देखे थे, एक समर ओलंपिक था और एक विंटर ओलंपिक था। एक समर ओलंपिक था और एक विंटर ओलंपिक था। समर ओलंपिक 2020 वाला 2021 में हुआ था, इसे जापान ने होस्ट किया था, जापान के टोक्यो में था। 2024 वाला ये फ्रांस के पेरिस में होगा। 2028 वाला समर ओलंपिक ये यूएस के कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 का जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ओके विंटर ओलंपिक की चर्चा कर लेते हैं। इसका दोस्त 2022 में एडिशन होगा और 2022 में इसको चाइना होस्ट करेगा, चाइना के बीजिंग में रहेगा। 2026 में ये इटली में रहेगा, इटली, और इटली के मिलन कॉर्टिना दे एम्पेजो में, इटली के मिलन कॉर्टिना दे एम्पेजो में इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कंपनी लॉ कमेटी है उसका टेनर एक्सटेंड कर दिया, ओके सितंबर 16 2022 तक। सवाल यह है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी। कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी का नेम क्या है, जो कि प्रेजेंट चेयरपर्सन है इस कमेटी के, इस कमेटी के जो प्रेजेंट चेयरपर्सन उनका नाम क्या है। ठीक है तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर, ना 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 गलत आ गया मेरे भाई, विजयंत पांडा है नहीं के कसूरी रंगन, राजेश वर्मा, इनका नाम क्या है, राजेश वर्मा मेरे दोस्त। यहां पर ऑप्शन में करेक्ट कर दूंगा, इनका नाम क्या है, राजेश वर्मा, ये नाम जरूर याद रखना। ठीक है अब जरा देखिएगा, वीजी सोमानी कमेटी, असल में अभी हाल फिलहाल एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी जो बनाई गई थी न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस लॉ के रिगार्डिंग फ्रेमिंग के लिए। ओके तो इसको जरा इसका कीवर्ड बनाना, मेडिकल डिवाइस लॉ, मेडिकल डिवाइस जो लॉज हैं, ठीक है उनके रिगार्डिंग फ्रेमिंग के लिए यहां पर एक कमेटी बनी थी, उसके हेड है वीजी सोमानी, वीजी सोमानी। के कस्तूरी रंगन, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के कस्तूरी रंगन। ओके तो ये क्लियर और ये क्लियर। वैजयंत पांडा, एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्पोरेशन, ओके नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ओके ठीक है तो दोस्त विजयंत पांडा उसके हेड हो गए। चिरंजीव चौधरी, इनको किस कमेटी का हेड बनाया गया,
अभी हाल फिलहाल मनिका बत्रा ने, जो अपने कोच हैं सौम्यदीप रॉय, उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशन लगाए थे मनिका बत्रा ने, और उसी एलिगेशन को रिव्यू करने के लिए यहां पर चिरंजीव चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। तो ये पांचों ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। कैबिनेट, आज पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, जिसको हम लोग एनबीए बोलते हैं, इसने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। सिंपल है। पद्माजा चुंद्रू हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएसडीएल। ओके, एनएसडीएल की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की बात करें, इंडिया मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जुरिडिक्शन में है ये, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो एमडी एंड सीईओ बनाई गई हैं, इनका नाम है पद्माजा चुंद्रू। क्या नाम है इनका? पद्माजा चुंद्रू। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, 1996 में स्थापना हुई। एक पॉइंट ये याद रखेंगे, मुंबई हेडक्वार्टर हो गया, और दूसरा ये तो क्लियर हो गया, एमडी एंड सीईओ पद्माजा चुंद्रू है। नेक्स्ट जरा फोकस करना। ओके फाइन। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? किस दिन को हम लोग वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में, विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं? ध्यान से सुनेगा, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हम लोग प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाते हैं? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर, यहां पर आंसर आएगा बेटा 4 अक्टूबर। ठीक है, ये लिखा 1 अक्टूबर गलती से रह गया है, 4 अक्टूबर यानी कि आज का दिन है। आज हम लोग 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? सर, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ओके, विश्व शाकाहारी दिवस। इंटरनेशनल कॉफी डे। ओके, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये 3 दिन हो गए, इस पे फोकस करना। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे विश्व शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, ये 1 अक्टूबर को रहा। और इसके बाद मेरे दोस्त 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। क्लियर है भाई इतना? इंटरनेशनल डे ऑफ, सर आजकल आप बहुत गायब हो रहे हैं। हाँ बेटा, आजकल बहुत गायब हो रहे हैं। जिंदगी में पहली दफा 2 अक्टूबर को मैंने एक दिन हॉलीडे ले लिया तो मैं गायब हो गया, संडे को नहीं कराया। भाई इंसान हूं मैं भी, मुझको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, खुद जब जॉब करोगे ना तब आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि कब वो संडे और सैटरडे आए। और हमारे लिए तो संडे और सैटरडे कुछ होता ही नहीं है, हम तो दिन रात आपके लिए लगे रहते हैं। तो जिंदगी में थोड़ा यार स्पेस हमें भी चाहिए होता है। बट वो भागते भागते 8-10 घंटे रोज के हो गए थे, इसलिए मैंने ये टाइम लिया था अपने लिए। ओके चलो, अब जरा मुद्दे की बात पर आते। 30 सितंबर को कौन सा डे रहा हमारा? वर्ल्ड मैरीटाइम डे हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। इसी दिन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे रहा है। कल मैंने ये सितंबर के डे करा दिए हैं, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर। 29 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 29 तारीख को रहा। 28 को रहा था इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। ओके, विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। आशा करता हूं मेरे भाई पहला सवाल क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे, हु हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर, हु हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किनको नियुक्त किया गया है? तो बहुत सिंपल है, ब्रांड एम्बेसडर एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही है, ठीक है, बट हर एग्जाम में नहीं देखने को मिल रहा है, बट इसलिए फोकस करके चलेंगे हम लोग। यहां पर आंसर बनता है अपना ऑप्शन नंबर
फॉर कंगना रनावत, इनको उत्तर प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल और भी लोग हैं, जैसे वंदना कटारिया, ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। असल में जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया वंदना कटारिया को, इसे याद रखना। मीराबाई चानू, इनको एम्बे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो सेकंड क्लियर हो गया। ओके, एम्बे इंडिया, वंदना कटारिया, मीराबाई चानू। तीसरे महेंद्र सिंह धोनी, इनको कावेरी ग्रुप, अभी इनको बीसीसीआई ने भी मेंटोर बनाया है, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला उसके लिए, इंडिया के लिए कावेरी ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। ओके, कंगना रनावत क्लियर है। PR श्रीजेश, इंडियन हॉकी टीम में जो गोलकीपर हैं, इनको अभी केरल का जो एडवेंचर टूरिज्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ओके, केरल के एडवेंचर टूरिज्म। तो वंदना कटारिया उत्तराखंड की वीमेन एम्पावरमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर, मीराबाई चानू एम्बे इंडिया, महेंद्र सिंह धोनी कावेरी ग्रुप, कंगना रनावत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर, एंड PR श्रीजेश केरल का एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, which small finance bank has informed its customer that it has discontinued its ATM services from 1st of October 2021? किस लघु वित्त बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि उसने 1 अक्टूबर 2021 से अपनी ATM सेवाओं को बंद कर दिया है? अब मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, जरा देखना, बहुत का पहला और इंपॉर्टेंट न्यूज। On the occasion of 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में या उस दिन एक रिनोवेटेड गांधी म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड एट हिस्टोरिक गांधी आश्रम ट्रस्ट एट नावखाली इन बांग्लादेश। देखिएगा कितना शानदार न्यूज है। महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में, कहां पर? बांग्लादेश के नोआखली में एक ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनः निर्मित यानी रिनोवेटेड गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहां से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। महात्मा गांधी जी की जो ये बर्थ एनिवर्सरी थी, ये किस नंबर की थी? 152, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गांधी जो म्यूजियम इनॉग्रेट की गई है, ये कहां पर की गई है? बांग्लादेश में। ओके, इवन बांग्लादेश में भी इस गांधी म्यूजियम को कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो नावखाली में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु रही थी ये 30 जनवरी 1948 को रही थी। ओके, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट बने हैं। ठीक है, एग्जामिनर एक क्वेश्चन जरूर यहां से पूछ लेता है कि क्लियर है मेरे दोस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी दिन वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग है, या वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज इंस्टॉल्ड इन लद्दाख लेह। लद्दाख के लेह में वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज इंस्टॉल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज 152nd बर्थ एनिवर्सरी। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में दुनिया के सबसे बड़ा जो खादी राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। ओके, और इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया था। अब जरा समझना, यहां पर जो ये ट्राइकलर, इसकी कितने फीट लॉन्ग है? 225 फीट लॉन्ग। एक भी चीज स्किप मत करना मेरे दोस्त। 150 फीट वाइड है, और इसका वेट जरूर याद रखिएगा। जैसा कि जेवलिन थ्रो का वेट पूछ लिया गया एग्जामिनर ने, इसका वेट था 1000 kg। तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। लेंथ की बात करें 225 फीट। ओके, विड्थ की बात, वाइड की बात करें मेरे दोस्त 150 फीट, एंड इसके वेट की बात कर लेते हैं, इट इज 1000 kg, 1000 kg। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय 57 इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का जो 57 इंजीनियर रेजिमेंट है उसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था। एंड द फ्लैग हैज बीन मेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इसका दोस्त जो फ्लैग है इसको दोस्त तैयार किया गया था। आई थिंक सो ये क्लियर होगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा तैयार किया गया। कितने फीट लॉन्ग है, कितना फीट वाइड है, कितना इसका वेट है, ओके, कहां पर इंस्टॉल किया, किसने इंस्टॉल किया, ये सारी चीजें।
खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, कोई भी संस्था आएगी उससे 3 चीजें जरूर याद रखिए, कब बना, कहां मुख्यालय है और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ओके, इसे याद रखना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये बहुत सवाल पूछ रहा है भाई कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस मंत्रालय के अंतर्गत है इस तरीके का, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत है। इसको हम लोग सिंपल शब्दों में खादी के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, बीसी पटनायक हैज टेकन चार्ज एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी मिनी आई पे बने थे, यही एग्जाम का क्वेश्चन था आपका। मिनी आई पे भी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, वो भी एमडी थे। यहां पर और भी एमडी बनाए गए हैं, चेयरमैन तो चलिए एक है यहां पर, ठीक है। पहले आ जाते हैं एलआईसी पे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया है, तो आंसर बनता है बीसी पटनायक साहब को। एलआईसी जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। ओके, दूसरा पॉइंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये आपकी लिस्टेड कंपनी है कि नहीं है। तो बेटा जब पहली दफा आईपीओ आता है तो ये उनका आता है जो अनलिस्टेड होती हैं, तो ये तो नॉर्मल पता होना चाहिए। अब देखो एक बच्चे कह रहा है सर ये तो हम लोग पढ़े नहीं थे कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। मैंने कहा भाई एक बात बता, मैं रोज पढ़ाता हूं कि ये भाई अपने देश के सीएम ये हैं, अपने राज्य के सीएम है, अपने राज्य के गवर्नर ये हैं, या कुछ ना कुछ हम लोग बहुत सारी चीजें जनरल होती है वो हमें समझ नहीं पड़ेंगी कि ये आपकी एलआईसी जो है कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। जब बार बार बोल रहे हैं कि आईपीओ उनका आता है जो अनलिस्टेड होती है, तो इसका मतलब दिस इज अनलिस्टेड कंपनी। ओके, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो कि पब्लिक को अपने शेयर्स को ऑफर करती हैं, और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जस्ट लाइक रिलायंस जियो। आप लोग एक बात बताओ, जो रिलायंस जियो है ये पब्लिक को अपने शेयर कहां ऑफर कर रही, फेसबुक खरीद रहा है, इसमें दूसरी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज खरीद रही, दिस इज अनलिस्टेड कंपनी। लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है इट इज अ लिस्टेड कंपनी, इसके शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। ओके, लिस्टेड क्या है, अनलिस्टेड क्या है, तभी मैं बोलता हूं कि एक बार वॉरियर बैच कंप्लीट कर लो भाई, फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर। चाचा चौधरी इज नाउ मैस्केट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उसके चाचा चौधरी अब कार्यक्रम के शुभंकर हैं, इसके शुभंकर बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की जो ओपनर है स्मृति मंदाना, शी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन पिंक बॉल टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद के टेस्ट में शतक बनाने वाली डे नाइट टेस्ट रहा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ये टेस्ट था, और इन्होंने यहां पर भारत के लिए सेंचुरी लगाई। और जैसे ही इन्होंने सेंचुरी लगाई इनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया इसी के साथ, क्योंकि ये फर्स्ट वीमेन क्रिकेट टीम ओपनर, इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंदाना फर्स्ट इंडियन वीमेन है जिन्होंने यहां पर ये लगाया। ओके, क्लियर है भाई। ये मैच ड्रॉ रहा है, इंडिया ने 377 रन बनाए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने उसके अगेंस्ट में बैटिंग करी, फिर 200, इस तरीके से मतलब चलता रहा था, फिर ये मैच ओवरऑल ड्रॉ रहा है। स्मृति मंदाना का नाम जरूर याद रखिएगा। टोटल मिलाकर इस मैच में इन्होंने 127 रन बनाए थे। ठीक है, 127।